देखिए बच्चों, जो ये प्रोजेक्ट है, ये बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में इसको जोड़ा गया है। इसको जब सिलेबस को हमने पढ़ा तो उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी। इसी बीच में आप अपने सिलेबस में देखें तो उसमें लिखा है कि बच्चे को मोर देन 30 डेज ऐसा कुछ लिखा है, इंटर्नशिप के लिए जाना है। फिर जब हमने बात की तो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है हर जगह पर, हर कॉलेज में, पर्टिकुलरली देहरादून जैसे कॉलेज में। तो वहां पर काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे थे, तो फिर इसी बीच में यूजीसी की गाइडलाइन आ गई शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट की, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक बोन हो गया। और फिर यूनिवर्सिटी से बात हुई, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने यही बोला कि आप इसको शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा मेंशन्ड है। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए, मैंने एसएसडी के लिए कुछ डाला है सिलेबस में, एसएसडी के लिए कुछ और छपा था, सेल्फ सोशल डेवलपमेंट जो है। और अभी जो दोबारा से आया, जो पुराना सिलेबस आपका है उसमें कुछ और प्रिंटेड है। लेकिन यूजीसी गाइडलाइन बदली तो एसएसडी की गाइडलाइन भी बदल गई। अभी ये वाली क्लास में एसएसडी के बारे में बात नहीं करेंगे, हालांकि वो भी बहुत जरूरी है। यदि सोशल सर्विस, सेल्फ, आई थिंक सेल्फ सोशल डेवलपमेंट यही है उसका फुल फॉर्म, ठीक है ना? तो क्योंकि एसएस में सोशल सर्विस भी आता है, तो उसके में बच्चों ये आया है उसमें भी कि यूजीसी की गाइडलाइन से ये चीज चेंज हो गई है। मैंने आज डाला है आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सेल्फ एंड सोशल डेवलपमेंट है, मेरे को लग रहा था सेल्फ सोशल डेवलपमेंट वही है, सेल्फ एंड सोशल डेवलपमेंट सेम है। अब बच्चों देखिए कि फिलहाल हम, क्योंकि टाइम कम है, हम इस पे कंप्रेस करेंगे बात को, कंसाइज प्रिसाइज। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या करना है बच्चे को। मैं वो सारी बातें अभी आपसे शेयर करने वाला हूं। पहली बात तो ये है कि ये 30 से 40 पेज का एक प्रोजेक्ट होगा। मैंने आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट दिया, वो एक एमकॉम का स्टूडेंट्स का बना है, क्योंकि एमकॉम एक हायर डिग्री होती है, थोड़ी ऊंची क्लास होती है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। उसी पैटर्न, वो एक डेमो प्रोजेक्ट हो गया, बस फर्क इतना है वो 75 पेजेस का है, आपका 30 to 40 पेजेस का बनेगा। और कोई बोले जी मेरा इससे ज्यादा बन रहा है, तो बिल्कुल बन सकता है। मतलब 30-40 से ज्यादा हो जाए दैट इज एक्सेप्टेबल, बट नॉट बियॉन्ड 100। बट यदि कोई बोले मेरा 10 पेजेस का बन रहा है, 20 का बन रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसका रीजन है, रिसर्च में जब आप रिसर्च करेंगे तो इससे छोटा बच्चों प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके चैप्टराइजेशन है। चैप्टराइजेशन क्या है? इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो जब इतने चैप्टर्स ये सब होंगे, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा है, फिर जो आपके टॉपिक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है वो होंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस होगा, तो कैसे बन जाएगा भाई? ये सब बातें एक प्रोजेक्ट में कैसे आ जाएंगी 20 पन्नों में? 20 पन्नों में तो लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख देते हैं। और दूसरी बात, ऐसे नहीं बनाना है। डोंट मेक एन ऐसे। आप कहेंगे सर इसको और एक्सप्लेन कर दो। ऐसे का मतलब होता है बच्चों, आपने आपने ऐसे लिख दिया, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स लिख दिए, ये ऐसे है। साइंस, एक जमाने में जब हम छोटे हुआ करते थे, साइंस के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बता दो, साइंस के। फिर आया कंप्यूटर के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बता दो। इंग्लिश पढ़ते थे तो बोला करते थे बहुत मजाक में, काव के ऊपर ऐसे लिख दो। काव को देखा है सबने, आप इमेजिन करो, उस पर ऐसे लिख दो। प्रॉब्लम मतलब एक ऐसे टाइप। ये प्रोजेक्ट बच्चों ऐसे टाइप नहीं है, दैट इज एम्पेरिकल रिसर्च, बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिसर्च। ये एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है? ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों से पूछना, पूछने के बाद जो लोगों से आंसर मिले उनको एनालाइज करना, और फिर जाकर उनको एनालाइज करने के बाद उसको स्टैटिस्टिकली चेक करना, हाइपोथेसिस टेस्ट करना, और फिर जाके उसको कंक्लूड करना और लिखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हैंड रिटन नहीं होगा, टाइप्ड होगा। और स्पाइरल बाइंडिंग कर सकते हैं। जो मैंने डेमो प्रोजेक्ट दिया उसमें कवर पे जो भी कुछ आएगा, आपका अपने कॉलेज का नाम आएगा, उसमें एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी लिखा है, आप अपना कॉलेज लिख सकते हैं, जिसका जो कॉलेज हो। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आपका कॉलेज एफिलिएटेड है। हालांकि उस प्रोजेक्ट में जो मैंने आपको डेमो दिया, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी लिखा है। बाकी सब चीजें तरीका वही रहेगा। जो भी आपके कॉलेज की टीचर होंगी, जो प्रोफेसर होंगी, उनका नाम आएगा एज गाइड। और आप एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे, प्रीफेस होगा, जो भी मैंने सैंपल दिया है, बस फ्रंट में कॉलेज का नाम आ जाएगा। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है, तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही चेंज करना है उसका कवर पेज। तो मैंने सैंपल प्रोजेक्ट दिया आप,
ये भी नहीं किया कि यार कोई कंफ्यूजन हो, कुछ हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। चैप्टराइजेशन भी वैसे ही रहने वाला। आज भी मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ चैप्टर्स भी भेजे, अभी मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। अब पहले हम एक बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट में करना क्या है। सीधा मुझे एग्जाम्पल पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला टाइम कम है। कम टाइम में जब ज्यादा आउटपुट लानी हो तो बातों को बोलने का तरीका ऐसा होता है कि थोड़ी बात जल्दी समझ आ जाए। और ठीक है। अब जैसे आपने एक वर्ड रिसर्च में सुना होगा, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है जी? ये किसी चीज का कोई कारण होता है और फिर उसका एक प्रभाव होता है। आप बहुत विज्ञापन करेंगे तो सेल्स बढ़ेगी, तो विज्ञापन कॉज है, एडवर्टीजमेंट इज द कॉज, एंड सेल्स क्या है? आउटकम है। कोई पढ़ा लिखा होगा बहुत ज्यादा तो वो अच्छा सिविलियन होगा और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे, और उसका रेम्यूनरेशन भी ज्यादा होगा जितनी ज्यादा डिग्रीज होंगी। और यदि बहुत सारी मैंने कहा ना बातें, हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करेंगे तो बहुत फायदा होगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में लोगों का संतुष्टि तो है, मगर प्राइवेट सेक्टर बैंकों की सर्विस पब्लिक सेक्टर बैंकों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं, शिक्षा तो महंगी है मगर वहां की गुणवत्ता सरकारी कॉलेजेस की गुणवत्ता से डिबेटेबल है, रिसर्च की बात है, क्योंकि वो लोग बहुत क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं लेते हैं। उस लिहाज से कई बार देखा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी कॉस्ट बचाने के लिए। लेकिन सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाई का माहौल इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेज थोड़ा कम होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी रिसर्चेज भी हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक माइंड में ये रहता है सबके कि ये सरकारी नौकरी है, जितना काम लिमिटेड है उतना ही करना है, नौकरी पक्की है। ऐसा खाली टीचिंग में नहीं होता, हर पब्लिक सेक्टर की ये प्रॉब्लम है। तो पब्लिक सेक्टर में जो वर्क कल्चर है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर थोड़ा कम होता है, तो आउटपुट थोड़ी कम आती है। एक अलग तरह की दुनिया होती है, हर तरह का काम करना पड़ता है वहां पर, एक टीचर को, क्लर्क से लेकर एक प्रोफेसर तक। तो वो एक अलग माहौल होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं सरकारी कॉलेजेस में। जैसा आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग देखते हो वहां पे रिसोर्सेज कम होते हैं। फैकल्टी होती है मगर फैकल्टी भी इन कंपैरिजन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कम होती है। स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आना चाहते, सबसे बड़ी बीमारी ये है। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बहाना है उसके पास। जेन्युइन कॉजेज भी होंगी, और मीडियम क्लास बच्चे या लो मीडियम क्लास बच्चे वहां पढ़ते हैं, और वहां पर वो बेसिक प्रॉब्लम तो यही है कि वो कॉलेज ही नहीं आना चाहते हैं। और टीचर भी पढ़ाना जाता है, जब उसको बच्चे कम मिलते हैं तो वो डिस्करेज फील होता है, डीमोटिवेटेड होता है, फिर उसका मन भी पढ़ाने में नहीं लगता है। ऐसा ये सब बातें मैं कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से कर रहा हूं। इन सब में से किसी भी टॉपिक पे हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह का एक एग्जांपल देता हूं। उस रिसर्च का जो सरोकार है, जो रिलेशनशिप है, वो किससे होना चाहिए? वो रिलेशनशिप मेरे बच्चों होना चाहिए कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस इन चीजों से, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारी जो हम कॉमर्स के सिलेबस में पढ़ते हैं। मतलब जो हम, अब जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं राजनीति में क्या हो रहा है, कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी, ये पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ेंगे। कॉमर्स वाला क्यों पढ़ेगा? इसमें क्या है? हाँ, अगर जो मैं बोलूं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस आर गुड और इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ बीजेपी आर गुड, अब ये हमारा एरिया आ गया, क्योंकि मैंने पहले बोला बीजेपी और कांग्रेस की स्टडी होगी, तो ये तो पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ेंगे। यदि मैं बोल रहा हूं अ, कि इनकी इनके द्वारा बनाई गई इकोनॉमिक पॉलिसी की स्टडी होगी, तो ये हमारा एरिया माना जाएगा। ठीक है। तो जब हमारा इकोनॉमिक्स का टच आए, बिजनेस मैनेजमेंट का टच आए, एडवर्टाइजिंग, कॉमर्स के मायने देखिए। कॉमर्स क्या है? ट्रेड, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, consumer satisfaction in marketing management, and artificial intelligence and its impact on the business performance, and machine learning, social media, as I've told you, then a lot of things. तो ये जो बातें हैं, जो मैं बार बार बातें बोल रहा हूं, कॉमर्स, आप कोई भी रिसर्च का टॉपिक लेंगे तो वो टॉपिक आपका इनसे संबंधित होना चाहिए। अब जैसे कोई बोले कि पढ़ाई लिखाई से लड़कियों में एम्पावरमेंट आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, विमेन एम्पावरमेंट है, एक बार को हम बात कर सकते हैं, क्योंकि एम्पावर्ड वुमेन एक ह्यूमन रिसोर्स है, और वो एजुकेशन भी ले रही है, कमाने का भी सोच रही है, और घर में भी पेरेंट्स की और फैमिली मेंबर्स की केयर कर रही है।
तो लेकिन यदि कोई बोले कि दहेज प्रथा पे हमें कोई रिसर्च करनी है, तो हम नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये सोशियोलॉजी का एरिया होगा, वो लोग करेंगे। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है एक ह्यूमन का, एक हाउसवाइफ का, आई थिंक हम इस पे नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज साइकोलॉजी वाले करेंगे। यदि उसका सरोकार रिलेशनशिप किसी प्रकार से कॉमर्स बिजनेस, मैं बार बार वही शब्द दोहरा रहा हूं, कोई भी बात यदि मैं रिपीट कर रहा हूं तो यू कैन अंडरस्टैंड। माय मोटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप उस बात को समझो कि कोई भी बात मैं दोहरा रहा हूं तो आप समझ जाओ कि ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, आपके टॉपिक का रिलेशनशिप किससे होना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी से, बैंकिंग से, मार्केटिंग से, बिजनेस से, ट्रेड से, कॉमर्स से, इन चीजों से आपका रिलेशनशिप, आपके टॉपिक का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है आपका और दूसरा टॉपिक ऐसे टाइप नहीं होना चाहिए कॉज एंड इफेक्ट। अब जैसे कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है, मैं अभी जैसे बता रहा हूं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो उन्होंने काफी काफी सारे टॉपिक्स लिए हैं। और अभी वो फिर क्या करते हैं, हिंदुस्तान में यहाँ पे हर आदमी कॉपी करने लगता है। तो वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो हम ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, सरकार ने, पहली बात आपको प्राउड एंड प्रिविलेज होना चाहिए कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आने वाला पहला बैच हो गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। क्योंकि 22 से 25 बैच है आपका, 22-23 फर्स्ट ईयर, 23-24 सेकेंड ईयर, हैविंग 2 सेमेस्टर्स, एंड 24-25 थर्ड ईयर। If you want to go ahead, you can go for honors in the fourth year, or if you want to leave after doing SSD course, you can quit after 3 years. If there is no back and there is no any leftover exam and आपके क्रेडिट पूरे हैं, तो आपका टोटल जो बीकॉम है वो है 40-40-40+2। 40 कैसे? 20 क्रेडिट, फिर 20 क्रेडिट सेकेंड सेम, 40 क्रेडिट हो गए, 20-20 क्रेडिट 80 क्रेडिट हो गए, एंड देन 20-20 क्रेडिट थर्ड सेमेस्टर के 120 क्रेडिट हो गए। 40 क्रेडिट का 1 ईयर है, 20 क्रेडिट का एक सेमेस्टर है, 2 क्रेडिट एसएसडी कोर्स के एक्स्ट्रा हैं। यदि आप क्विट करते हो तो आपको एसएसडी कोर्स लेना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अभी भी करना है आपको। मैंने अभी डाला आपको सिलेबस, आज ही मैंने, आप देख सकते हो। तो एसएसडी का, सेल्फ एंड सोशल डेवलपमेंट का आपको कोर्स करना है। उस कोर्स में क्या होगा उसकी भी गाइडलाइन देंगे, आज ही मैंने डाली है, तो वो लोग आप समझ सकते हो, उसको पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमें अभी मिली है, 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी तो उसको अटेंड किया मैंने, ये अभी अरेंज किया, रिक्वेस्ट करी। तो मेरा ऐसा नेचर है, बच्चों के, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में हम काम करते हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और उनको एम्बिग्विटी ना हो, उनको संदेह ना रहे। थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों की ये वाली क्लास लेने में, बिकॉज काफी ज्यादा लोड हो रहा था काम का, बहुत ज्यादा। तो अभी कुछ और बातें करते हैं, टॉपिक को लेके बात करते हैं आगे कि किस प्रकार का टॉपिक लेना है, करना क्या है ना। देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। वहां पर कुछ लिखेंगे, लिखने से कुछ बातें क्लियर होंगी। देखिए अभी आपको कुछ यहाँ दिख रहा होगा, इसको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा और। ये देखिए स्क्रीन पे बच्चों, यस। आपका जो टॉपिक होगा, चैप्टराइजेशन होगा, वो इंट्रोडक्शन से शुरू होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, ये मैंने आपके ग्रुप में भी डाला है, ठीक है। देखिए इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, objectives and hypothesis, research methodology, data analysis to achieve objectives from answers of respondents, challenges and opportunities of your topic, findings, conclusion and suggestions, references and bibliography. One more thing, along with questionnaire also. एंड क्वेश्चनियर जो आपने यूज करनी है। टाइम कम है, मैं मानता हूं उसको, लेकिन परफॉर्मर तो वही है। और आपका 30 मार्क्स का ये जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा,
इसको आप बनाएंगे, मतलब प्रोजेक्ट तो ये उतने ही मार्क्स का बनेगा, 100 ही मार्क्स का है। और इसमें 30 मार्क्स को इंटरनली आपके जो फैकल्टी मेंबर होंगे वो देंगे, और 70 मार्क्स का एक वाइवा वोसी होगा, जो यूनिवर्सिटी कोई एग्जामिनर अपॉइंट करेगी वो आके लेंगे, और उस पे बेस्ड आपके 70 मार्क्स वो देंगे। और ये प्रोजेक्ट 2 कॉपी बनेंगी, एक आपके पास रहेगा, एक कॉलेज में जमा होगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइप्ड होगा प्लीज, A4 शीट्स पे टाइप्ड होगा। ठीक है, ये देखिए, और इसको एलैबोरेट किया है। कवर पेज इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, लोगो एंड नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ कॉलेज ले लीजिए यहाँ पर बेटर है। ठीक है, नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, जो आपके कॉलेज की फैकल्टी होंगी उनका नाम आएगा, जो आपको गाइड करेंगी। नेम ऑफ द कैंडिडेट, ईयर ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे 2024 आ जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ द गाइड, आपको गाइड का एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है आपने उनकी देख रेख में बनाया है। डिक्लेरेशन आएगा कि आपने इसमें ज्यादा कॉपी नहीं किया, जबकि मुझे मालूम है आप कॉपी करने वाले हो, बट फिर भी डिक्लेरेशन यही आएगा कि कॉपी नहीं किया, और कुछ अपने व्यूज भी दे दें, क्योंकि प्रोजेक्ट पे बात की जाएगी। कई बार बच्चे आ रहे हैं मेरे पास कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट का टॉपिक अप्रूव कर दो। तो जब मैं टॉपिक अप्रूव करता हूँ बच्चों, तो उनकी ऐसी हालत होती है, मुझे बता ही नहीं पाते कि टॉपिक का मतलब क्या है। अभी तो चैट जीपीटी सबको पसंद आ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा, ये शुरू के 5 है, जो शुरू के पेजेस हैं, ये बहुत अच्छे। हमारी एक रिसर्च स्कॉलर मैम है, उन्होंने अभी अपनी थीसिस जमा करी, उन्होंने ये बनाया। और इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव दोबारा से लिखा, डेटा, ये हो गया अभी। यस, तो अभी मैं बहुत सारी बातें आपसे शेयर करता हूँ। क्वेश्चन अभी आएगी, अभी मैंने कहा ना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। की पेशेंस, आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आह, देखिए, अब सीधा मैं आता हूँ काम की बात पे। टॉपिक कैसे लेना है, किस तरह के टॉपिक होंगे, क्योंकि यहीं पर ही सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है। हमने बच्चों को ये बोला कि आप टॉपिक अपनी पसंद का लाओ, और बेसिक बात ये है कि वो जो टॉपिक है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, जो हमारा एरिया है, जो हमारे सब्जेक्ट है, उनसे लिंक होने चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पड़ोसी का देख लेते हैं, उसी की कॉपी मारने लगते हैं। कुछ भी जरूरी कहना होगा, चैट, अभी मैंने कहा ना मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। और मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, आपने देखा होगा। बच्चों में मेरा ऐसा शौक है कि मैं जिस क्षेत्र में हूं, मेरे अस्त्र शस्त्र तैयार हों। क्योंकि मैंने एक सेइंग पढ़ी थी कहीं पर, कि यदि कहीं मुझे जाना है, कहीं पर कुछ शायद एक उसकी थी, जो जंगल में वुड काटने जाता है, तो अपने टूल्स को शार्प करने में वो बंदा 3-4 घंटे लगाता है, और 5 मिनट में एक बड़ा पेड़ काट देता है। तो जो भी टूल्स हों पढ़ने पढ़ाने के, दे शुड बी शार्प इनफ, एंड आई बिलीव इन दैट
So I always try to refer good books. I try to invest money in that, these things, whether it is a Zoom connection or it is some devices, some interactive panel or something. Okay, just have a look. I just shared with you that there should be cause and effect. I shall be giving you a lot of topics, cause एंड इफेक्ट. ठीक है, कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, और उससे रिलेटेड आप क्या सजेशन दे सकते हैं. देखो बच्चों, आप एक चीज देखो, रिसर्च को मैं इस तरह से बोलता हूं कि जो रिसर्च है, या तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन का इंप्रूवमेंट, एग्जिस्टिंग सिचुएशन कैन बी इंप्रूव्ड. इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम होता था, वी ऑल हैव स्टडीड. एक ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम होता था, उस बार्टर सिस्टम से फिर मनी का इवोल्यूशन हुआ. ठीक है, मनी के इवोल्यूशन के बाद गोल्ड करेंसी, कमोडिटी करेंसी आई, गोल्ड करेंसी आई, गोल्ड घिसने लगा हाथों में, कॉइन वेस्ट होने लगे, सिल्वर करेंसी आई, मोनोमेटलिज्म, बायोमेटलिज्म. फिर उसके बाद जो है पेपर करेंसी आ गई, जिसके बिहाफ में पीछे गोल्ड रखा होता है और पेपर करेंसी सर्कुलेशन में आ. ठीक है, तो ये एक इंप्रूवमेंट है बार्टर सिस्टम से. आप देखिए, बार्टर सिस्टम से एक इंप्रूवमेंट है. ठीक है, सांकेतिक मुद्रा. टोकन करेंसी बोल रहे हैं, मुझे लगा सिंबॉलिक करेंसी बोलेंगे. तो पेपर करेंसी इज अ टोकन करेंसी. ओके, तो अब अभी आप देखिए, हम जीपे करने लगे. पेटीएम करते थे, पेटीएम कंपनी को झटका लगा, चल रही है मगर पेटीएम बैंक बंद हो गया. जीपे करते हैं और यूपीआई करते हैं. ठीक है, तो मेरा यहां पर ये कहना है, प्लीज समझिए, ये इंप्रूवमेंट हो रहा है ना. बार्टर सिस्टम था, सामान बेच जाता था, ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम, मनी का इवोल्यूशन हुआ, इंप्रूवमेंट, गोल्ड करेंसी एक इंप्रूवमेंट, सिल्वर करेंसी इंप्रूवमेंट, बायोमेटलिज्म, पेपर करेंसी इज एन इंप्रूवमेंट, देन जीपे एंड ऑनलाइन यूपीआई, ऑल डिजिटल पेमेंट. ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस चले जा रहा है. तो ये रिसर्च ही है, ये भी रिसर्च है. मेरे को एग्जाम्पल कॉमर्स का दूंगा. ठीक है, अगर जो मैं इसका साइंस का एग्जाम्पल दूंगा, एक जमाने में बल्ब होते थे, जब इवोल्यूशन हुआ था, येलो 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 लाइट वाले, फिर ट्यूबलाइट आई, फिर सीएफएल आया. ये मैं साइंस का एग्जांपल दे रहा हूं. ट्यूबलाइट आई, सीएफएल आया, एलईडी आ गई, कुछ कुछ अभी और आता जा रहा है. अभी क्लैप करते हैं तो बल्ब जल जाता है, दो क्लैप करते हैं बल्ब बंद हो जाता है. और रिमोट वाले फैंस आ गए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए. ये साइंस के एग्जाम्पल हैं. तो ये भी रिसर्च है कि मैंने बोला एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर कोई सॉल्यूशन है यदि, तो वो रिसर्च है. और कुछ चीज नई इजाद करना, कुछ नया, समथिंग न्यू. समथिंग न्यू, ये भी रिसर्च है, जो पहले ना हो. आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स क्या होते हैं, जोमैटो, स्विगी, मोबाइल फोन, चलो मोबाइल फोन साइंस की उपज है. जोमैटो, स्विगी, रैपिडो, ओला, कुछ नया, कुछ नया, ये सब स्टार्टअप्स है.
ये सब स्टार्टअप है, कुछ नया हो रहा है। तो यदि वर्तमान चीज में कुछ, एक एग्जिस्टिंग चीज में आप कुछ कुछ प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है और आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, तो भी रिसर्च हो सकती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, सम प्रॉब्लम आर देयर इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम that can be improved. That is a research. Okay. और फॉर एग्जाम्पल दूसरा, समथिंग न्यू इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, समथिंग न्यू हैज कम। अब समथिंग न्यू का मॉडल क्या है, देखिए, कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना। तो मनी, मनी का एग्जांपल हो गया, मनी तो आ ही गया था, फिर मनी के बाद डिजिटल मनी, बैंकिंग, ई बैंकिंग। अब यहां देखिए, एग्जिस्ट एक कुछ नई चीज इजाद करना। आप ये देखो, रैपिडो टू व्हीलर, उन्होंने, कमाल की चीज है, घर के आगे आता है, घर के आगे छोड़ता है, 30-40 रुपए में हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। सुरक्षित के सुरक्षित टू व्हीलर है, कोई सेफ्टी जोन ज्यादा है, ओपन में ज्यादा सेफ है। जरा सा कोई बदतमीजी करे तो वहीं आप चिल्ला सकते हो, रोक सकते हो, और चाहो तो कान के पीछे कुछ बदतमीजी वाले को लगा भी सकते हो। ठीक है, तो ये कमाल का एक प्रोडक्ट है। तो किसी ने तो इसको इजाद किया होगा। ओला है, स्विगी, जोमैटो, मिंत्रा, बहुत सारे ई प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अभी अभी इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट को बिजनेस में यूज करना, चैटबॉट आए, अभी एआई आने लग गया, रोबोटिक चीजें आने लग गई। क्या क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर क्या ये हमें रिसर्च करनी है? नहीं, इनसे क्या परिणाम हुए, इनके आने से फायदा और नुकसान, ये रिसर्च का मुद्दा है। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इफेक्ट ऑन ऑन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, ऑन रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक प्रॉब्लम है। एआई आ रहा है, हाँ जी एआई आ रहा है, एटीएम आया, तो एटीएम हैज रिड्यूस बैंक जॉब, ये रिसर्च का मुद्दा है। ठीक है, एचडीएफसी और एसबीआई के कस्टमर के बीच में एटीएम हैज रिड्यूस बैंक जॉब, बात तो सही है। एचडीएफसी, एसबीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, अब लोग बैंकों में जाते ही नहीं, बैंकों में भीड़ ही नहीं लगती। ठीक है, तो ये सब चीजों, अब एचडीएफसी के कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एसबीआई का बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की एजुकेशन की क्वालिटी और पब्लिक कॉलेज की एजुकेशन की क्वालिटी, पब्लिक सेक्टर कॉलेज जैसे हमारा आपका है, इनकी क्वालिटी, बट कॉस्ट कितनी कम है। यहां पर पढ़ना ऑलमोस्ट फ्री है। यदि हम एडेड कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यहाँ कॉस्ट कितनी हाई है। एक बीकॉम ऑनर्स को यहां से करेगा 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे, और इधर से करेगा सरकारी कॉलेज से 6,000 रुपए में हो जाएगी पूरी। तो ये कितना जबरदस्त है। तो कुछ चीजों में एक अच्छा है। अब आप कहेंगे सर क्या हम कॉलेज पे भी कर सकते हैं? क्यों? क्वालिटी जो है ये कॉस्टिंग का एरिया है, क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशंस का एरिया है। ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हमारा एरिया है। वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है। मैंने बार बार बोला ना बच्चों, देखिए मैं वही लाइनें 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूं, कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा टॉपिक में ये वर्ड, मतलब ये चीजों का कुछ ना कुछ लिंक रहेगा। और किस तरह का टॉपिक लेना है? ठीक है बच्चों, अब आगे सुनिए। अब क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे जैसे अभी हमारे अंडर में एक स्कॉलर ने थीसिस सबमिट करी, एआई का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ एआई ऑन
ऑन परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अब मैं, आप देखिए, जूम मीटिंग से पढ़ा रहा हूं, है ना, आप अपने घरों में बैठे हैं, किसी को एक शॉर्ट नोटिस पे बोला, कोई बोलेगा मैं कैसे पहुंचूंगा, कहां पहुंचना है भाई, मोबाइल ही तो ऑन करना, पहुंचना तो कहीं नहीं है, घर पे ही बैठे बैठे। तो मैं ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, और ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, और आप अपने घरों में बैठे हो, जीरो कॉस्ट पे पढ़ रहे हो। सिर्फ इंटरनेट तो आपने वैसे भी चार्ज करना है, जो आपने करना है। तो ये, आप ये देखिए, ये जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, या यही जूम प्लेटफॉर्म है, या गूगल मीट है, या और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मीटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन्होंने कैसे हमारी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया। फिर कोरोना के बाद ये चीजें बढ़ी थी, लेकिन फिर ये हमारी लाइफ का हिस्सा हो गई जब कोरोना भी चला गया। अभी आपने देखा एक वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया। अब मतलब कोरोना 2020 में आया था, बहुत पीक पे 21 में आया था, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर छोड़ के चला गया। इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो अब जैसे एआई को अडॉप्ट करना एक कॉज है, एआई तो आएगा ही ना, एआई तो आएगा ही, इसको अडॉप्ट करना एक कॉज है, मगर इसका परफॉर्मेंस और बिजनेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ये इसका इफेक्ट है। तो अब जब हम कॉज और इफेक्ट लगाएंगे तो हमें एक रिग्रेशन एनालिसिस लगता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है। मैंने आपको बोला आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपने बोला सर मैं ठीक ठाक हूं, बहुत हूं, तो मैं बोलूंगा ना बेटा जरा अपनी 12th की परसेंटेज बता दो। तो जरा मुझे ये बताओ इंटेलिजेंस को नंबर कैसे मिले, आपकी जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको क्या दिए गए, मार्क्स दिए, आपको सडनली आपका एग्जाम लिया, मार्क्स दिए, मार्क्स से परसेंटेज बनी, सीजीपीए बन रहा है अभी बीकॉम में, और आपकी, अब सपोज कीजिए मैं ही आपका वाइवा लेने आऊं, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा भैया मुझे फोर्थ सेम का रिजल्ट बता दो, इसके बगैर मैं बात ही नहीं करूंगा आगे। फोर्थ सेम में आपका सीजीपीए होगा, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो मैं जज कर लूंगा आपने कितना दम है, और मैं सीधा आपकी 12th पूछूंगा, और 12th की परसेंटेज पूछता हूँ, स्कूल पूछता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, फ्यूचर में। तो ये सब अपने आप में एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पूछते हैं, बात करते हैं। तो ये आपकी इंटेलिजेंस एक एट्रीब्यूट है। उस इंटेलिजेंस को उस इंटेलिजेंस को मार्क्स देना, ये क्वांटिफिकेशन है, क्वांटिफाइड कर दिया हमने इंटेलिजेंस को। तो ये हो गया, एट्रीब्यूट को किस में कन्वर्ट करना, क्वांटिफाइड कर दिया हमने मार्क्स में। फिर मार्क्स को सीजीपीए में या परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो डिसाइड हो गया आप लल्लू हो या इंटेलिजेंट हो या मॉडरेट हो। अभी आप इसका एक एग्जांपल सुनिए, 1 2 3 4 5। वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नाइदर न्यूट्रल, नाइदर गुड नॉर बैड, नॉट सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, और वेरी डिससेटिस्फाइड। ये आप अक्सर करते हैं बच्चों, स्विगी जोमेटो पे, ओला पे, उबर पे, या रैपिडो पे, वो कहता है जरा रेटिंग दो, तो आप उसको रेटिंग देते हो। ठीक है, यू गिव रेटिंग टू दैट। ठीक है ना, तो ये आ गया। आज ही मैंने सुबह कुछ सामान मंगाया तो उसकी रेटिंग 4.1 थी, मैंने वो लिया। मुझे 3.4 3.6 रेटिंग वाले भी मिल रहे थे, तो मैंने उसको नहीं लिया। फिर मैंने किसको लिया, 4.1 वाले को। इसका मतलब उसके कितने मार्क्स, कितने में से कितने मार्क्स थे, 4.1 मार्क्स थे आउट ऑफ व्हाट, 5। आई चोज दैट प्रोडक्ट थ्रू अमेजॉन। तो आप ये देखिए ना, उससे, उस प्रोडक्ट को यूज करने वालों का एवरेज 4.1 था, और करीब उस प्रोडक्ट को 2100 के करीब लोगों ने रेटिंग दी थी, तब जाके एवरेजिंग 4.1 थी। तो आई चोज दैट एंड आई ऑर्डर्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसका मतलब है आपको लोगों से इस तरह के सवाल पूछने होते हैं, और फिर ये आप करते ही हो। आपने देखा होगा स्टार बन जाता है, जब आपको आता है तो ऐसे स्टार आता है, आप उसको टैप करते हो। ठीक है, याद होगा आपको, सबको पता होगा कि ऐसे हम उसको टैप कर, अगर जो हम उसको पांचों को डाल, यहाँ पे 5वें पे करते हैं तो पूरे 5
डार्क हो जाते हैं तो उसको हम 5 आउट ऑफ 5 देते हैं, 4 आउट ऑफ 5 देते हैं, 1 आउट ऑफ 5 देते हैं, 2 आउट ऑफ 5 देते हैं, 3 आउट ऑफ 5 देते हैं। तो ये चीज, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइकर्ट स्केल। आप कहेंगे ये सर कहां से कहां आ गए? समझिए ना, आप समझ के दिमाग लगाइए। आप एक प्रोजेक्ट चुनेंगे, चलिए हम एक छोटी सी बात करते हैं। एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है। एजुकेशन रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। आपने लोगों से सवाल पूछा कितने पढ़े लिखे हो, उन्होंने बोला 10th हूं या 6th हूं या 4th हूं, तो बोलेगा मैं तो डेली वर्कर हूं। और यदि आप पढ़ा लिखा कोई बोलोगे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी या एमबीए या अच्छी डिग्री कोई होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। जितना ज्यादा पढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी रिसर्च में क्या फाइंडिंग आने वाली है कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मोर एजुकेटेड लेस एम्प्लॉयड, एजुकेशन रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, या एजुकेशन गिव्स एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन इज द कॉज, अनएम्प्लॉयमेंट इज द इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट कम हो रहा है, इफेक्ट बढ़ रहा है। ओके, तो ये जो रिसर्च है, इसका कॉज एंड इफेक्ट होता है। फिर हमको इस तरीके से कुछ स्टैटिस्टिकल टूल लगाने होते हैं और फिर जज करना होता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या फाइंड आउट हो रहा है। अभी देखिए, मैं को एक छोटा सा एग्जांपल याद आ गया बात करते करते, हालांकि वो नॉर्मल एग्जांपल है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मतलब क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का रोल है ना, तो मैं वहीं ले जा रहा हूं आपको। स्क्रीन पे दिखेगा कुछ अभी आपको, देन यू विल अंडरस्टैंड। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, खेलने वालों की परसेंटेज कम हो रही है। सपोज आप 20 ईयर्स के हैं, तो अभी आप क्या बाहर जाते हैं खेलने, छुपन छुपाई, गिट्टे खेल लें, कार्ड खेल लें, मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ हाइड एंड सीक खेल लें, हम पार्क में जा रहे हैं मम्मा खेल लें, 20 साल का बच्चा बोले। और यही बच्चा 15 साल का, 12 साल का, 6 साल का बोलेगा, तो माँ बोली कि जाओ खेलो। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है? अब देखो, यहां देखिए, शुरू में 15 साल के बच्चे में खेलने वालों की हैबिट, 80% लोग प्लेयर थे। फिर उसके बाद 75% प्लेयर हो गए। फिर 60 एंड तक आते आते 15% हो गए। दीक्षा चौधरी, मेरे उस पर एनोटेट मत करो, फिर मैं मीटिंग से निकाल दूंगा तुम्हें, गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। चलो मैं डिसअलाउ कर देता एनोटेशन। नजीर, नाजिश अंसारी, मैं तुम्हें निकाल रहा हूं मीटिंग से। ये मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया उसको। नाम भी आता है उसमें जो एनोटेट करता है। देखिए, तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, प्लेइंग हैबिट क्या हो रही है? कम हो रही है। ये भी एक रिसर्च है कि इफ एज ग्रोज प्लेइंग हैबिट फॉल्स। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, ये तो होता ही है। जब बड़े होंगे पढ़ाई ऐसी होगी, एम्प्लॉयमेंट की चिंता होने लगेगी, करना क्या है, नौकरी कहां से करनी है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट होना है ना? तो आपको क्या लगेगा? कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, मैंने नहीं हटाया अभी किसी को। सुनो आगे। ठीक है, तो अभी क्या आता है कि इसी तरह से हम इसको पढ़ाते पढ़ाते एक बात और याद आ गई, एक और बात याद आ गई, मैं उस पर आ रहा हूं। जैसे एक लॉ ऑफ डिमांड होता था,
होता है लॉ ऑफ डिमांड अभी भी। उसमें क्या होता है, प्राइस एंड डिमांड। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, डिमांड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। प्राइस है, सपोज ये प्राइस है, देखिए क्वांटिटी डिमांडेड 10,000, 20 हो गया 8,000, 25 पे 6,000, 30 पे 4,000, 40 पे 2,000। तो यदि आप इसका कोरिलेशन निकालोगे, नेगेटिव कोरिलेशन है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा है, रिवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है। अभी मैं कुछ बातों पे और आ रहा हूं। अभी कुछ बच्चों ने जीएसटी मेरे को दिख गया वहां, देखे। तो ये हमारा चैप्टराइजेशन होगा, इस तरह से हमारे चैप्टर होंगे। और सबसे मेन इश्यू है टॉपिक, और वैसे टॉपिक भी बन जाएगा। देखिए अब कुछ बातें आप फिर से समझ लो। एक तो टॉपिक ऐसे टाइप नहीं बनाना है। आप कहेंगे सर ऐसे टाइप क्या होता है टॉपिक, मैं जवाब फिर दे रहा हूं। ई कॉमर्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इंटरनेट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, साइंस के फायदे नुकसान, डिजिटल पेमेंट, हैकिंग, मतलब अब ये चीजें अच्छी हैं। जैसे डिजिटल पेमेंट है, खाली डिजिटल पेमेंट पे लिखेंगे तो ऐसे होगा। बट यदि डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करके बिजनेस में क्या एडवांटेज हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट अडॉप्टेड और एडवांटेज इन बिजनेस या इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये तो प्रॉपर टॉपिक हो गया ना, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। रिसर्च में तो यही होगा ना कि जब मुझे बचपन में मैंने कुछ रिसर्च वर्ड सीखी, तो उन्होंने कहा कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, तो हमें समझ आया ग्रेविटेशन होती है। तो उन्होंने बोला कॉज क्या था, कॉज था ग्रेविटेशन, एंड इफेक्ट क्या था, सामान का नीचे गिरना। ग्रेविटेशन इज द कॉज, एंड इफेक्ट क्या है, एनीथिंग यू विल थ्रो दैट विल फाइनली फॉल डाउन ऑन द अर्थ, बट इट इज समथिंग रिलेटेड टू साइंस। हमको साइंस की रिसर्च नहीं करनी, लेकिन ये समझाने के लिए है कॉज और इफेक्ट क्या है। अब ये देखिए कॉज और इफेक्ट क्या है, प्राइस का बढ़ना कॉज है, और इफेक्ट क्या है, डिमांड का कम होना। एक घटना होती है, उसके बाद एक दूसरी घटना होती है। पहली घटना होने से दूसरी घटना के ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये कॉज और इफेक्ट होता है, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम भी कम है, फिर आपसे पर्सनल क्वेश्चन भी लूंगा। अभी एक बच्चे ने बोला जीएसटी, जीएसटी, इंपैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, ऑन परफॉर्मेंस, ये ले सकते हो आप, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस की परफॉर्मेंस पे असर, या मार्केटिंग में, जरूरी नहीं है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में क्या होता है, ये भी बड़ा वाइड टर्म है बच्चों। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है बच्चों, परफॉर्मेंस का मतलब है मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, क्वालिटी और कॉस्ट वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस होती है। और एक परफॉर्मेंस जो बहुत ज्यादा चलती है वो क्या होती है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या प्रॉफिटेबिलिटी। ये असली परफॉर्मेंस होती है, जिसको लोग बहुत परफॉर्मेंस मानते हैं। लेकिन काम को आसानी से करना भी एक परफॉर्मेंस है। ऑपरेशंस आसान हो गया, एडमिन कंट्रोल बेटर हो गया, पहले की तुलना में अब बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी। आप देखिए ना, मैंने बोला ना 40-50 लोग इस मीटिंग को, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और कितना इजी है, सब अपने घरों में बैठे, मैं भी आराम से कंफर्टेबली पढ़ा रहा हूँ। और बहुत ज्यादा क्लियर कट स्क्रीन दिख रहा है सबको। इवन द क्लास इज ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड। इतना सब कुछ फिजिकल क्लास में पॉसिबल नहीं होता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक क्लास में पॉसिबल हो रहा है। तो ये एक मॉडर्न डिवाइसेस का एक पॉजिटिव साइन है कि जरा सी कॉस्ट को इनकर करने पर हम बहुत सरलता पूर्वक कामों को कर सकते हैं। फिर मैंने बोला सेटिस्फेक्शन की स्टडी कर सकते हो आप, सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कस्टमर, ये बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं लोग मार्केटिंग में, ऑफ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, या पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। और एक और आता है क्वालिटी को लेके परशुरमन का एस सर्कल मॉडल। जब हम सर्विस क्वालिटी की स्टडी करते हैं, सर्कल बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ये जो है सर्विस प्रोवाइडर पे लगेगा।
एक चीज और है ना बच्चों, बिजनेस का मतलब ध्यान से समझना है। बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी, है ना। तो बिजनेस वाइडर टर्म है, बिजनेस के अंडर में क्या शामिल होता है? कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अभी ध्यान से देखना। और इंडस्ट्री भी बिजनेस होती है, ये भी समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इंडस्ट्री में बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। कॉमर्स में बैंक भी आता है, वेयर हाउसिंग भी आती है, इंश्योरेंस भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। ठीक है। और ये सब चीजें सर्विस प्रोवाइडर है, वेयर हाउसिंग, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस। तो इनके ऊपर आप जीएसटी इन पे भी लगता है, और जीएसटी इंडस्ट्री पे भी लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगता है, जीएसटी ट्रेड पे भी लगता है। कहने का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना और बेचना दोनों ही क्या हैं? बिजनेस का पार्ट है। तो आपकी स्टडी किसी भी चीज पे हो सकती है, जैसे अभी किसी बच्चे ने लिखा जीएसटी, बिल्कुल हो सकती है जीएसटी का इम्पैक्ट, क्योंकि जीएसटी आया था 2017 में, 1 जुलाई 2017 को। नोटबंदी हुई थी 2016 में, जो फ्लॉप शो था, है ना। बट ये जीएसटी वाज अ रिक्वायरमेंट, तो हो सकता है ये जीएसटी को हम ले सकते हैं, है ना। मैं और देख रहा हूं अभी। सर हाइपोथेसिस में क्या आएगा, ओके मैं भी बताता हूँ। ई कॉमर्स में देखो, खाली ई कॉमर्स लेंगे तो फिर ऐसे बन जाएगा। खाली ई कॉमर्स लेंगे तो ऐसे बनेगा। तो एक और चीज है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आ रहा हूं उस पर। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो सुनिए। जब मैं बोलता हूं ना आपको, जैसे मैंने अपने बच्चों को कैसे समझाया कि तुम पहले टॉपिक बताओ, उन्होंने टॉपिक लिया, फिर मैंने बोला दो ऑब्जेक्टिव लिखो। अभी टाइम नहीं है, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। और फिर मैंने बोला रेस्पॉन्डेंट बताओ। आप कहेंगे सर ये क्या है, थोड़ा और क्लियर कर दो, मैं आपको बताता हूं। टॉपिक लिया उन्होंने, सपोज मैं अभी एक हाइपोथेटिकल टॉपिक ले रहा हूं, और ई कॉमर्स का असर ट्रेडिशनल रिटेलर पे। ई कॉमर्स, इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ट्रेडिशनल रिटेलिंग। ठीक है, ध्यान से देखना आप। ट्रेडिशनल रिटेलर्स, तो जो ट्रेडिशनल रिटेलर है वो मेरे रिस्पॉन्डेंट। ओ गॉड, अभी ये बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। यस। तो अब देखिए, अब मैं ले रहा हूं बेटा, अभी मैं बता रहा हूं, देखो। ये सारे टॉपिक अच्छे दे रहे हो आप, लेकिन इनको ठीक करेंगे थोड़ा सा, अभी समझा रहा हूं हाइपोथेसिस क्या है। देखिए, अ, जैसे ऑब्जेक्टिव, आपने अभी जैसे ये ऑब्जेक्टिव लिया, ई कॉमर्स, इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेसेस ऑन ट्रेडिशनल रिटेलर। तो आपके रिस्पॉन्डेंट क्या होंगे? ट्रेडिशनल रिटेलर होंगे। आप उन्हें बोलेंगे आपको क्या असर हुआ, वो कहेंगे सर हमारा असर, हमें बड़ा नुकसान हुआ जी, हमारी सेल्स कम हो गई। ठीक है, प्रॉफिट कम, डिमांड कम, ये इफेक्ट है। कॉज क्या है? ई कॉमर्स। क्या हुआ जी सर, हमारे मोहल्ले में, हमारे बिल्कुल हमारी दुकान के सामने वाले घर में सर ब्लिंकिट वाले सामान दे जाते हैं, बिग बास्केट वाले सामान दे जाते हैं। और सर हम तो बैठे रहते हैं, उनको ताकते रहते हैं, वो गाड़ी पे आते हैं, देखे चले जाते हैं, हमें बड़ा खराब लगता है। तो ये जो इफेक्ट है बच्चों ई कॉमर्स ने, जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं, तो अब आपका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? टू स्टडी, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनता है हमेशा, टू एनालाइज, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ट्रेडिशनल रिटेलिंग। ठीक है। अब जैसे अभी एक बच्चे ने बोला, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव कितने लेने? वन, मिनिमम वन,
3। अब बस 3 तक ही बहुत है, 4 तक भी कोई ले ले, बहुत हाईएस्ट अवॉइड करो। 2 to 3 बेस्ट है, 1 भी चलेगा। अब आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है बच्चों? मैं एक लाइन लिख रहा हूं, पढ़ाई पढ़ो लिखो या ना पढ़ो लिखो, आपके एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं होता। देर इज नो इफेक्ट ऑफ, चलो मैं ये लिख रहा हूं, देर इज नो इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ट्रेडिशनल रिटेलर। देर इज नो इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन व्हाट? ट्रेडिशनल रिटेलर। ये नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये मानते हैं कि जो कॉज है, कॉज का इफेक्ट पर कोई असर नहीं है। नो इफेक्ट, कुछ नहीं है इनका रिश्ता। ठीक है, तो आपने जब स्टडी किया तो आपको लगा कि ये रिश्ता तो बहुत है यार, बहुत फर्क पड़ गया। आप कहेंगे कैसे पता चला? एक दुकानदार से पूछा, जब ई कॉमर्स नहीं था तो तुम्हारी सेल्स और तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता था? तो उसने बोला सर बहुत होता था, बहुत ज्यादा, ह्यूज प्रॉफिट आई यूज टू अर्न व्हेन नो ई कॉमर्स। अब माई प्रॉफिट हैज शार्पली फॉलन डाउन ड्यू टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो सर सिग्निफिकेंट इफेक्ट बोल रहा है, इसको स्टैटिस्टिकली चेक करते हैं क्या असर है। सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे सर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ये क्या है? एक्चुअली आपने ये माना कि ई कॉमर्स का रिटेल बिजनेस पे कोई असर नहीं होगा। ई कॉमर्स का रिटेल बिजनेस पे कोई असर नहीं होगा। इसको आपने H0 बोला, नल हाइपोथेसिस, कि कॉज ई कॉमर्स हैज नो इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक को बोलते हैं, इसमें एक और चीज है, कॉज और इफेक्ट में बोल रहा था, एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एक को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जी? ई कॉमर्स का इवोल्यूशन होना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ट्रेडिशनल रिटेलर्स के प्रॉफिट का कम हो जाना डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये तो बच्चों बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया ना। बात तो सही है। तो आप कहेंगे बहुत ज्यादा कैसे आएगा? सर यहां पर आप कुछ स्टैटिस्टिकल टूल लगाओगे। ठीक है, अब वो स्टैटिस्टिकल टूल क्या लगेंगे? सबसे आसान टूल मैं बता देता हूं, वो आप लगाते हो। 1 से लेकर 3 4 5 तक आपने लोगों से सवाल पूछा कि बताओ फर्क है या नहीं है। ज्यादातर लोगों ने बोला, जैसे आपने बोला, डू यू फील दैट देयर इज इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ट्रेडिशनल योर प्रॉफिट? उसने कहा नो इफेक्ट, सम इफेक्ट। ठीक है, और यहां पे न्यूट्रल, ना सर कोई फर्क पड़ा, ना नुकसान हुआ, ना फायदा हुआ। और यहां आपने बोला इफेक्ट काफी पड़ा, और यहां आपने बोला ह्यूज इफेक्ट, वही लैंग्वेज को बदल दिया। तो सर यदि लोगों ने बोला यस इफेक्ट था या ह्यूज इफेक्ट था, तो एवरेज 4 आएगी, 3.5 आएगी, 4.4 आएगी या 5 मैक्सिमम आएगी। तो न्यूट्रल वैल्यू 3 है। यदि एवरेजिंग आपकी 3 से ज्यादा आ रही है, 3.5 आ रही है, 4 आ रही है, तो समझ लो बहुत फर्क पड़ा ना, बहुत फर्क पड़ा। तो बस बच्चों इसी से ही टेस्ट हो जाता है। इसमें टी टेस्ट का फॉर्मूला लगता है, SPSS भी होता है, वो बच्चों इसी कंप्यूटर में मेरे इसी में सॉफ्टवेयर है। ऐसे भी मैनुअली भी आप टेस्ट कर लोगे। तो यदि आप देखो ना, मैंने आज क्या बोला, 4.1 आउट ऑफ 5 वाले को मैंने ऑर्डर किया, तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। ये 4.1 आउट ऑफ 5 क्या है मेरे भाई? सिग्निफिकेंट है। तो मैंने यहां ऑर्डर किया और वहां पर कोई 2.4 वाला भी था, ज्यादातर 3.1 और 3.4 वाले थे, ऐसे थे कुछ, तो मैंने इस पे ऑर्डर किया, तो ये सिग्निफिकेंट लगा ना मुझे। न्यूट्रल वैल्यू 3 है, 3 से काफी ज्यादा है, तो ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये ऐसे चेक करते हैं नल हाइपोथेसिस। यदि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट बताती है, एक वैल्यू आती है लार्ज सैंपलिंग में 1.96, 2.58 या 3, यदि वो 1.96 या 2.58 से आंसर ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। तो तब हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इफेक्ट का मतलब है इफ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस
रिजेक्ट हो जाता है। तो हम बोलते हैं आईवी का डीवी पे, आईवी का डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल पर पॉजिटिव इफेक्ट है। ये है बच्चों, तो ये हाइपोथेसिस का मतलब था। अभी और मैंने कहा मैं और शेयर करूंगा, अभी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी मैं मोटी मोटी बातें ले रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। सर हाइपोथेसिस और मेथड में क्या आएगा प्लीज एक बार अभी बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, गलती वाली बात तो खत्म होगी। बैंकिंग तो बच्चों बहुत अधूरा है ना, बैंकिंग कोई ऐसे कोई लिखना है। सर 1 जुलाई 2017 जीएसटी इंडिया में लागू हुआ था। फ्रांस में कौन आ गया यार, इतना तो याद है मुझे। वुमेन एंटरप्रेन्योर का कौन सा एस्पेक्ट लेंगे भाई? ऑनलाइन बैंकिंग, हाँ इस पे ले सकते हैं। ऑफलाइन बैंकिंग में हाँ इस पे ले सकते हो। माइक्रो, सर टूल लगाना पड़ेगा ना, इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो चैप्टर है ना सर, ये तो पूरा पेपर है। नो, इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स, हाँ ये बढ़िया है, और लोकल मार्केट, डिजिटल पेमेंट सिस्टम एंड, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखो आपके सामने स्क्रीन पे है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम इम्पैक्ट ऑन, साक्षी ने ये लिखा है, ऑन स्मॉल बिजनेस, दैट्स अ गुड टॉपिक। वुमन एंटरप्रेन्योर बच्चों अपने आप में एक वैसा टॉपिक है, अभी एस्पेक्ट बताना पड़ेगा। वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये परप्रीत कौर जी, फ्रांस में नहीं इंडिया में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ई कॉमर्स तो कुछ नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है जब तक कोई ना पता लगे। हाइपोथेसिस मेथोडोलॉजी होगा, विच टीचर नेम वुड कम इन रिसर्च सुपरवाइजर, जो भी आपकी मैम है यही बताएंगी आपको। दो ही मैडम तो मेरे को मैं नाम जानता हूँ, कृतिका मैडम है, तुलिका मैडम है, जो भी जिसको जो गाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट प्लीज, ठीक है ठीक है, मैं अभी अभी मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। बस मैं थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में और बता दूं। अभी देखिए, और जैसे कुछ बच्चों ने और क्या क्या टॉपिक लिए होंगे, और मुझे तो याद भी नहीं है बच्चों, बहुत ही सारे हैं, फाइल ही है एक पूरी। मैं कुछ और बताता हूँ, एक मिनट कुछ और टॉपिक देखता हूँ। ठीक है, एक और था, जैसे एक लिया, रूरल टूरिज्म, रूरल टूरिज्म एंड माइग्रेशन इन उत्तराखंड। इन उत्तराखंड रूरल टूरिज्म ने उत्तराखंड के गांव से माइग्रेशन को कम किया है। वहीं के लोग स्टे होम्स, होम स्टेज बनाकर क्या कर रहे हैं, वहीं के लोग होम स्टेज बनाकर वहीं पर रहने लग रहे हैं और अपना बिजनेस वो कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं वहां। इसका इफेक्ट ये ये लिया था। और एक किसी ने हमारे अंडर में लिया आयुष्मान जो है, आयुष्मान में क्या होता है, सरकार पैसे देती है और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन स्टडी किया, और उनकी कंप्लेंट और उनका जो अ, जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, जो उन्हें फायदा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, आयुष्मान स्कीम ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इसका इफेक्ट पेशेंट सेटिस्फेक्शन पे गया। ठीक है, और मैं देख के बता रहा हूँ सोच सोच के। जीएसटी का मैंने बता दिया, जीएसटी का इफेक्ट बिजनेसमैन के प्रॉफिट पे, बिजनेसमैन के प्रॉफिट पे इफेक्ट लिया जीएसटी का। और ये हो गया। देन ई कॉमर्स का हमने पढ़ लिया, ई रिटेलर्स इस पे। और एक और है वर्क फ्रॉम होम में आउटपुट, वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या वो है, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इस तरह का भी कुछ लोगों ने टॉपिक लिया। वॉइस, अच्छा बीच में शायद मेरे से माइक म्यूट हो गया। या डिजिटल मार्केटिंग का एरिया ठीक बताना पड़ेगा। नो नो नो, मेरे पास कोई लिस्ट ऑफ टॉपिक नहीं है, प्लीज, इट इज ऑल इन माई माइंड, लाइक द स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट इज, लाइक आप किस एरिया में काम कर रहे हो, ऐसी कोई लिस्ट तो बहुत सारी हो सकती है। वो तो फिर क्या करेंगे, लोगों को लिस्ट दे देंगे तो एक ही ले लेंगे, सब लोग ई कॉमर्स ही लेके बैठ जाएंगे। यदि हमने कोई लिस्ट दे दी, सबसे आसान काम करते हैं ना लोग, तो वो तो लिस्ट तो कोई दी नहीं, इसीलिए आई डोंट हैव एनी लिस्ट। और ये भी नहीं हमने करा कि एक टॉपिक को सबको दे दिया कि सब इस पे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। सब लोग अपना अपना टॉपिक अलग अलग रखो, है ना। ये है बच्चों, तो ये अभी ऐसे बनेगा। और एक जो मैंने आपको अभी टॉपिक भेजा, देखिए मैं उसको फिर डिस्कस कर देता हूं, जो एक ऑलरेडी अभी मैंने आपको भेजा। फिर एक क्लास और रखेंगे जल्दी इसी की। अभी मैं माइक ऑन करके आपको बोलने का मौका दूंगा, जस्ट 1 मिनट। ये बच्चों मेरे अंडर में एक बना हुआ प्रोजेक्ट है, ये देखिए, इसको हम खोल लेते हैं।
बस एक इसी में इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर है वहां आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है। पीएचडी वगैरह में हम एचएनबी यूनिवर्सिटी को लिखते हैं। जैसे ये टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सबमिटेड टू, अब आएगा तो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बिकॉज एचएनबी एग्जाम तो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ले रही है और ये कॉलेज का नाम आ गया है, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर जीपी डंग एंड सबमिटेड बाय दिस मनन भाटिया। ये एमकॉम की स्टूडेंट रही हैं और ये 2023 में सबमिट किया था, लास्ट ईयर बच्चों, ये, ठीक है। तो ये एमकॉम का प्रोजेक्ट हो गया। और ये देखिए एक सर्टिफिकेट है, मैंने सर्टिफिकेट दिया है कि मेरे अंडर में इसने प्रोजेक्ट लिया और इस प्रोजेक्ट को कहीं भी और जमा नहीं किया। ये डिक्लेरेशन है मनन भाटिया जो स्टूडेंट है कि मैंने ये प्रोजेक्ट अपना खुद से बनाया और कहीं और सबमिट नहीं किया और इसको कहीं से, और ये एक्नॉलेजमेंट में आप जो भी जिसको थैंक्स देना चाहो, पेरेंट्स को, टीचर को, जिसको, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है पूरा, जैसे इंडेक्स होता है, किताब का इंडेक्स होता है शुरू में, बिब्लियोग्राफी देखिए, यहाँ पर क्वेश्चनर भी लगी है, ठीक है। ये चैप्टराइज है, मैंने आपको दिया ये वाला प्रोजेक्ट। अब ये देखिए इसमें 75 पेज का है, ये इंट्रोडक्शन लिखा है और ये मीनिंग ऑफ सीएसआर एंड देन इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर और इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जो सीएसआर के, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स क्या है सीएसआर के, काफी बताया है, ये अच्छे से लिखा है। सीएसआर की पॉलिसीज क्या होती हैं, सीएसआर की एक्टिविटीज क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है डे बाय डे। फिर इसका मैं आपको मेन बात पे आता हूं, कंपनी को सीएसआर क्यों एम्ब्रेस करना चाहिए, मेन बात पे आ गया रहा। ये तो अभी देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन को ही 15 20 25 पेज हो गए। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इसके बारे में आपने किस में पढ़ा, कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ा, कहां पढ़ा, तो ये लिटरेचर है हमारा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये बताया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सीएसआर और कॉर्पोरेट इमेज पे क्या असर पड़ता है। और एक मिनट, इसके बाद है हमारा, काफी अच्छा लिटरेचर लिखा हुआ, थोड़ा एमको मैंने बच्चों बड़ी क्लास, ये देखिए दो ऑब्जेक्टिव, इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिर है वैल्यूएबल सजेशन फॉर पॉलिसी मेकर्स ऑफ बिजनेस फर्म्स टू इंटीग्रेट सीएसआर इनटू कोर ऑपरेशन एज स्ट्रेटजी टू गेन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ये इन्होंने हाइपोथेसिस टेस्ट किए हैं, कुछ ज्यादा लगा दिया। ये एक इसका बिजनेस मॉडल है, ये सीएसआर को अडॉप्ट करना। और ये फर्म देखिए इसमें ये क्या, आप ध्यान देखिए, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको बोलते हैं मीडिएटर। ये थोड़ा अच्छे लेवल के रिसर्च में आता है क्योंकि हम लोग पीएचडी और एमकॉम में लगा देते हैं, ये मीडिएटिंग इफेक्ट है, ठीक हो गया। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, कैसे करा क्या करा, और देखिए मैं आपको क्वेश्चनर बताता हूँ लास्ट में। ये क्वेश्चनर ऐसे होती है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के 4 क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के 3, कॉर्पोरेट इमेज के 4 क्वेश्चन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के 3। फिर ये बच्चों हमारे, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, मतलब ये कंस्ट्रक्ट होते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, ये डीवी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 पॉइंट लाइकर्ट स्केल है। क्या है, 7 पॉइंट लाइकर्ट स्केल। ये तो यदि देने वाला जवाब आउट ऑफ मैक्सिमम 7 दे सकता है, मिनिमम 1 दे सकता है। तो इस तरीके से ये लास्ट में क्वेश्चनर भी अटैच होगी, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपसे शेयर करा अभी।